हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून बच्चों। स्टार्ट करें। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, लास्ट क्लास में हमने मास्टरी लर्निंग मॉडल किया था ना। तो मास्टरी मॉडल लर्निंग जो है वो आप लोगों को पढ़ लेना है, जिसमें मैंने आपको बताया था। आवाज बच्चों आप प्लीज। अभी एक मिनट। मास्टरी लर्निंग मैंने आपको बताया था कि इस जो लर्निंग मॉडल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें किसी भी चीज पर, किसी भी कॉन्सेप्ट पर क्या करनी है, कमांड लेनी है ना। कमांड लेने के लिए या एक स्किलफुल एबिलिटी को डेवलप करने के लिए या किसी चीज को समझने के लिए जो हम सीखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आपका मास्टरी लर्निंग कहते हैं। इसके बाद हम इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के बारे में बात किए थे हमने कि इंक्वायरी, जब हम कोई चीज पूछ के समझने की कोशिश करते हैं, है ना, इंक्वायरी से कोई नॉलेज डेवलप की जाती है तो हम इंक्वायरी बेस्ड मॉडल में रखते हैं उसको। ठीक है, आज हम बात करेंगे इंक्वायरी। वैसे पढ़ लेना, उतना ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। हाँ, बस अपने आप से पढ़ लेना इसमें, ठीक है। हाँ, बताता हूं मैं आपको। पेज नंबर है 99 और 99 पेज नंबर करना है आप लोगों को। और हिंदी में, इंग्लिश वाली बुक में है पेज नंबर 59। आज हम करेंगे ग्लेजर का बेसिक टीचिंग मॉडल। ग्लेजर का बेसिक टीचिंग, ये ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इंक्वायरी एक तो आपका ये मास्टरी लर्निंग पूछेगा एग्जाम में, और एक आपका कौन सा पूछेगा, ये आपका ग्लेजर का। मतलब ग्लेजर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ग्लेजर ने क्या दिया था, आपका टीचिंग का मॉडल दिया था, है ना। तो हम इसकी बात करेंगे। तो ग्लेजर जो है, इसने ये मॉडल दिया था आपका 1962 में, है ना। ये आया था वो जो मॉडल, और इसके अंदर जो टीचिंग कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है कि जो शिक्षण जो प्रोसेस होता है वो किस प्रकार से होता है। तो बेसिकली ये किसके बारे में बात करता है, टीचिंग प्रोसेस के बारे में। टीचिंग प्रोसेस क्या होते हैं, मतलब कि एक क्लासरूम के अंदर टीचिंग कैसे होती है और कौन कौन से जो प्रोसेस होते हैं उसका यूज किया जाता है, कौन कौन सी प्रक्रिया का यूज किया जाता है। तो बेसिकली शिक्षण की प्रक्रियाओं के बारे में बात किया था। शिक्षण की प्रक्रिया है। अभी एक आगे ना बच्चों, शायद इसी में आगे आपको पढ़ना पड़ेगा, फ्लेंडर का इंटरेक्शन भी। फ्लेंडर का इंटरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। फ्लेंडर ने भी जो टीचिंग लर्निंग इंटरेक्शन होता है उसके बारे में बताया था बच्चों। तो वो फ्लेंडर का भी इंपॉर्टेंट है और ग्लेजर का भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। अच्छा, एक क्लासरूम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, एक क्लासरूम एनवायरनमेंट जो हमारे पास है उसमें क्या क्या चीजें होती है। उसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, आप आंसर देते हो, क्वेश्चन आंसरिंग होती है, कभी कभी हम डिबेट कराते हैं, कभी डिस्कशन कराते हैं, कभी बच्चों को कोई टास्क देते करने के लिए, कभी कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं। मतलब बहुत सारे टास्क होते हैं, है ना। और ये सारे जो टास्क होते हैं, एक्टिविटीज होती है, वो किसका पार्ट है, वो पार्ट है टीएलपी का पार्ट। किसका पार्ट है, उसको बोलते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, है ना, जो क्लास के अंदर चल रहा है। तो क्लास में क्या क्या चीज पूछा जाता है, क्या क्या बच्चे कौन सा बिहेवियर दिखाते हैं, क्या समझते हैं, क्या बताया जाता है, उसी सभी प्रकार की जो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी को हम लोग ग्लेजर का बेसिक टीचिंग प्रोसेस कहते हैं कि टीचिंग होती कैसे है। जैसे अभी देखो, अभी अब क्या हो रहा है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, है ना। आप उसको क्या कर रहे हो, समझ रहे हो, है ना, रिसीव करो इंफॉर्मेशन को, और हमारा आपके बीच में क्या हो रही है, एक तरह की इंटरेक्शन हो रही है ना। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग टीचिंग का एक क्या कहेंगे बच्चों, टीचिंग प्रोसेस कहेंगे। क्या कहेंगे, तो एक टीचिंग प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा वातावरण जहां पर शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में इंक्वायरी होती है, पूछताछ होता है, क्वेश्चनिंग होती है ना। उससे जो बच्चे सीखते हैं, बच्चों में जो डेवलपमेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम ग्लेजर का टीचिंग बेसिक टीचिंग मॉडल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो प्रोसेस किस प्रकार से किया जाता है। और तो ग्लेजर देखो बच्चों, 4 बेसिक प्रोसेस दिए थे। क्या दिए थे, 4 बेसिक प्रोसेस। इन पे बारे में जरूर पूछता है। 4 बेसिक क्या नाम है आपका, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ग्लेजर के 4 याद रखना। पहला है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। पहला क्या है, जो पहला मॉडल है उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो है, इसका मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं अनुदेशन
अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अब इसके ये चार, ये जो हमने पढ़े हैं, इसके चार स्टेप्स भी कह सकते हो, ये चार के स्टेप्स कह सकते हो, ये चार ऐसे प्रोसेस कह सकते हो जो कि हम टीचिंग में यूज करते हैं। सबसे पहला क्या है, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चों? इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव होता है कि जब हम कोई चीज पढ़ाने जा रहे हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। जैसे मैं आज टॉपिक लेके आया हूं, देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं, कोई भी लेसन प्लान हम बनाते हैं, सुना होगा लेसन प्लान। लेसन को प्लान किया जाता है, लेसन को बनाया जाता है। तो लेसन को बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, लेसन की प्लानिंग करते हैं, है ना। आप लोगों ने पढ़ा था ना, याद होगा आप लोगों को, हमने फेजेस ऑफ टीचिंग पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो। प्री एक्टिव फेज, एक्टिव फेज, याद है ना। तो प्री एक्टिव फेज में हमने क्या किया था, प्लानिंग की थी ना। बस ये प्लानिंग है। और प्लानिंग में हम स्ट्रेटजी वो करते हैं कि ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि जो मैं आज पढ़ाने वाला हूं उसका बच्चे पर क्या डेवलपमेंट होगा, बच्चे क्या सीखेंगे उससे। जैसे आज मैं टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने, तो उस टॉपिक को पढ़ाने का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है मेरा, बच्चे क्या सीखेंगे मेरे से आज। तो जो बच्चा, अब ये कह सकते हो ये जो इंस्ट्रक्शन है एक तरह की क्या होती है, टीचर की प्री प्लानिंग होती है। क्या होती है ये प्री प्लानिंग हो तो कौन करेगा, ये टीचर करेगा, है ना। तो प्री प्लानिंग जो प्री एक्टिव फेज हमने पढ़ा था, याद है, ये वही है। इसमें बच्चे का क्या, बच्चे में कितनी नॉलेज आएगी, बच्चा कितना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा, बच्चा कितना रिलेट कर पाएगा इंफॉर्मेशन को, कि कितने बच्चे के अंदर एप्लीकेशन एबिलिटी आएगी, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है। बेसिकली ये क्या है कि बच्चों में आज हम क्या विकसित करने वाले हैं उसका जो एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं, उसी को बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। देखो इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है पढ़ाना, सिखाना, है ना। क्या होता है इसका मतलब, सिखाना। और ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कि सिखाने का क्या ऑब्जेक्टिव है। जो मैं जैसे आज मैं टॉपिक पढ़ा हूं, ग्लेजर के बारे में बता रहा हूं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि बच्चे आज ग्लेजर के बारे में जान पाएंगे, इसको समझ पाएंगे, और जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो उसको क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन इसके ऊपर लिखकर व्याख्या कर पाएंगे। ये ना बच्चे, तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव हमने तैयार किया कि बच्चे को हमें ऐसे सिखाना है, ये चीज बनानी है, और इससे बच्चे का ये डेवलपमेंट होगा, ये बच्चे सीख पाएंगे। क्लियर है कि नहीं। तो पहले क्या क्या ऑब्जेक्टिव के लिए। फिर सेकेंड स्टेप में क्या आता है, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स, है ना। इंस्ट्रक्शनल व्हाट, प्रोसीजर, हिंदी में क्या कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकते हो, आपस में कनेक्टेड है, टेंशन मत लो इस चीज के लिए, ठीक है। ये आपस में कनेक्टेड होते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे पीछे कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके कोई भी स्टेप पहले लिख लो या कोई भी स्टेप आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखना। तो क्या लिखा आप लोगों ने पहले, फिर इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर में क्या होता है बच्चों, प्रोसीजर मतलब कि अब जैसे आप पढ़ा रहे हो क्लास में ना, अब एंट्री होगी क्लास के अंदर, हमने ऑब्जेक्टिव तैयार किया और बच्चा हमने क्लास में पढ़ाना शुरू किया। तो हम क्लास में क्या कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब पहले हमने ऑब्जेक्टिव तैयार किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन। तो यहां पर क्या होगा प्रोसीजर में, इंटरेक्शन होगा। किसके बीच में इंटरेक्शन होगा, टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा। हम क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ आप आंसर दोगे, डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, एक्टिविटीज होगी, स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी, रीइंफोर्समेंट होगा। ये सब किसमें आ जाएगा, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। तो प्रोसीजर कैसे चल रहा है, अब काम कैसे हो रहा है, बच्चे कैसे कैसे सीख रहे हैं, उसमें तो ऑब्जेक्टिव सेट किया था हमने। इसमें बच्चे को ऑब्जेक्टिव डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे ये सीखेंगे, इतना डेवलप हो गया बच्चे का, बच्चे की नॉलेज कितनी आई, बच्चे ने अंडरस्टैंडिंग कितनी आई, बच्चे में क्या नाम है आपका, बच्चे ने कितना कोरिलेट किया इंफॉर्मेशन को, कितने क्वेश्चन पूछे, कितनी इंक्वायरी की, इन सब को जो हम क्लासरूम के अंदर करते हैं प्रोसेस के अंदर, उसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, है ना। तीसरा पॉइंट क्या है, अब भाई हमने बच्चे को ऑब्जेक्टिव भी बना लिया, फिर हमने क्या किया, क्लास में पढ़ाया भी, स्ट्रेटजी भी बना ली, है ना। और फिर क्या हुआ बच्चों, थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में होगा एंटरिंग बिहेवियर, कि बच्चे में कौन सा बिहेवियर डेवलप किया हमने, है ना। तो एंटरिंग क्या लिखोगे, बिहेवियर, हिंदी में क्या कहेंगे, बच्चों में कौन सा व्यवहार आपने क्या किया, डेवलप किया, मतलब कि बच्चों में उससे क्या सीखा। बेसिकली क्या है इसका मतलब, कि बच्चों ने उसमें क्या सीखा, क्या जाना। हमने पहले प्रोसेस बनाया था, फिर हमने उसको क्लास में प्रोसेस किया, प्रोसेस को मतलब उसको सिखाया क्लास में। अब बच्चों ने कितना सीखा, तो बच्चों ने कितना सीखा यानी कि बच्चों का जो फीडबैक कितना अच्छा आया, बच्चे ने कितना, उससे बच्चों के बिहेवियर में कितना चेंजेस आया, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, एंटरिंग बिहेवियर। व्हाट अ चाइल्ड चेंज इन दिस कॉन्सेप्ट इन दिस लर्निंग। तो मैंने पहले ऑब्जेक्टिव तैयार किया हमने, फिर हमने क्लास में पढ़ाया, फिर हमने देखा कि बच्चों ने उससे कितना सीखा। देखो आपको मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना ही आप सीख जाओगे, पॉसिबल नहीं है। जितना आप बच्चे को पढ़ाते हैं उतना वो गेन कर ले क्लासरूम के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है बच्चों,
है ना। बहुत बच्चे कुछ एक आध चीजें होती है जो बच्चे इग्नोर कर जाते हैं या अटेंशन नहीं दे पाते हैं, है ना। तो बच्चों ने कितना ऑलरेडी डेवलप किया, सीखा उससे, और उसके सीखने से उनके अंदर कितने क्या है, चेंजेस आए हैं, उसे हम कहेंगे। फिर उसको हम क्या करेंगे लास्ट में स्टेप में, थर्ड फोर्थ स्टेप में क्या होता है, क्या करते हैं लास्ट में फिर, हाँ उसका करते हैं असेसमेंट। असेसमेंट मतलब क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि बच्चे ने कितना, बच्चे की एबिलिटी को हम क्या करते हैं, जज करते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से, है ना, पूछताछ के माध्यम से, है ना, क्वेश्चन या टेस्ट के माध्यम से। तो उसे हम क्या कहते हैं, फोर्थ प्लेस में क्या आएगा, असेसमेंट परफॉर्मेंस। जो परफॉर्मेंस का हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, आंकलन करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, किसके माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से। ये 4 स्टेप्स हैं। सेम यही स्टेप्स हमने पढ़े थे, आपको याद होगा, फेजेस ऑफ टीचिंग में, नहीं, लगभग चीजें आप मिला सकते हो। पहले हमने ऑब्जेक्टिव तैयार किया था, प्लानिंग करी थी, फिर हमने क्लास में पढ़ाया था प्री एक्टिव फेज के, एक्टिव इंटरेक्टिव फेज के अंदर, और फिर हमने बाद में क्या किया था, उसका इवैल्यूएशन किया था। तो सेम चीज है ना बच्चों, है ना। तो पहले ऑब्जेक्टिव सेट करो, फिर हमने क्या किया, सिखाया, पढ़ाया, एक्टिविटीज कराई, बच्चों की इंक्वायरी डेवलप की, बच्चों से पूछताछ विकास किया, बच्चों को पढ़ाया, सिखाया, कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, नॉलेज डेवलप की, और थर्ड स्टेप हमने क्या किया, उसका बच्चों असेसमेंट कर लिया। तो सेम यहां पर हो गया, बच्चों ने 4 स्टेप बता दिए कि पहला स्टेप इंस्ट्रक्शन दिया, दूसरे टाइम में हमने प्रोसेस किया, तीसरे टाइम में बिहेवियर डेवलप किया, और चौथे में उसका क्या किया, असेसमेंट, यानी कि उसका क्या किया, आंकलन किया, है ना। तो इसी को बोलते ग्लेजर का ऑब्जेक्टिव, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड और थर्ड पॉइंट, है ना। तो अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें ऐसा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अच्छा, इसके फायदे क्या होते हैं, इस असेसमेंट के क्या फायदे हैं, क्या लाभ है इसके। तो मेरिट्स क्या है इसके, मेरिट्स भी कुछ लिख लेंगे और डिमेरिट्स भी कुछ लिख लेंगे। तो पहले हम किसकी बात करेंगे कि भाई इसके मेरिट्स क्या क्या है, फायदे क्या क्या है इसके। इसमें मेरिट्स वैसे दिए नहीं है, इंग्लिश वाली बुक में, हिंदी वाली बुक में दिए हुए, तो आप लोग लिख लेंगे जो बच्चे दिया हुआ है। नहीं, इंग्लिश वाली बुक में तो दिया हुआ ना शायद इन्होंने, कोई बात है, आप लोग लिख लेंगे बच्चों। तो पहले लिखेंगे मेरिट। देखो, अगर हम इस तरीके से पढ़ाएंगे ना, तो इसका पहला फायदा क्या है, जो टीचिंग होगी इट विल बी मोर पर्पसफुल एंड इफेक्टिव। कैसा बनेगा टीचिंग हमारा, पर्पसफुल बनेगा और इफेक्टिव बनेगा, मतलब कि उद्देश्य केंद्रित होगा, और साथ में क्या होगा, प्रभावशील बनेगी, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्टिव पहले से तैयार है। फेजेस ऑफ टीचिंग से क्या फायदा होता था, फेजेस ऑफ टीचिंग से क्या फायदा होता था कि हमारे पास टीचिंग को इफेक्टिव बनाने का अवसर मिलता था हमें, कि हम किस प्रकार से टीचिंग को हमें क्या करना है, इफेक्टिव बनाना है। तो फायदा होता था ना बच्चों। तो सेम वही फायदा इससे कि हमारी टीचिंग कैसी होगी, इफेक्टिव भी होगी, और साथ में कैसा होगा बच्चों, है ना। चलिए आगे लिखते हैं। अगला है, इससे क्या होता है, इससे टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। शिक्षक और शिक्षार्थी के, मतलब शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में क्या होगा बच्चों, इंटरेक्शन होगा, अंतःक्रिया होगी, ये फायदा इससे। ये तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे हम पढ़ाएंगे तो किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इजीली तरीके से समझा पाएंगे। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, मतलब कॉम्प्लेक्स मैटर को सिंपल तरीके से, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल तरीका यूज नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंपल तरीके से सिखा पाएंगे। ये याद रखो आप लोग, है ना। ऐसे लिखोगे कि जो कठिन सामग्रियां होगी उसको हम इजीली तरीके से समझा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर है, कैसे पढ़ाना, कैसे सिखाना, हमें प्लानिंग हमारे पास, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, अच्छा, इससे जो सिखाना होगा बच्चों वो इजी हो जाएगा, लिखेंगे इजी और इफेक्टिव, ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। सरल और प्रभावशील हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बच्चों के अंदर ना परफॉर्मेंस डेवलप होगी, बच्चे परफॉर्म कर पाएंगे। तो परफॉर्मेंस, डेवलपमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, निष्पादन का विकास बच्चों में हम कर पाएंगे, इसके द्वारा बच्चे परफॉर्म करना सीखेंगे। इससे क्या फायदा होगा बच्चों, रोट लर्निंग डिस्करेज होगी, रटने की प्रक्रिया क्या होगा, हतोत्साहित किया जाएगा। मतलब देखो, बच्चे समझ के सीखेंगे, क्योंकि हमारा पर्पस यहाँ पे किस पे है, अंडरस्टैंडिंग बेस पर है। तो हम अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दे रहे हैं, बच्चे को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, बच्चे रटेंगे नहीं, बच्चे क्या करेंगे, समझेंगे। अगर ऐसे हम स्ट्रेटेजी से बना के हम पढ़ाते हैं तो बच्चों में क्या डेवलप करने जा रहे हैं हम लोग,
अंडरस्टैंडिंग, तो समझ का विकास आप करोगे। ऑब्वियसली, क्योंकि क्लास में इंटरेक्शन हो रहा है तो बच्चे इंगेज होंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो बच्चों में इंटरेस्ट भी डेवलप कर सकते हो, ये बात भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यस, एक ये पॉइंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा, इससे ना किसी भी टॉपिक को हम सीक्वेंस से पढ़ा पाएंगे, है ना। हमें पता लगा कैसे बनाना है, कौन सी स्ट्रेटजी बनानी है, तो सीक्वेंसली हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट को, कंटेंट जो होते हैं उसको सीक्वेंसली प्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स को क्या कर पाएंगे बच्चों, हम सीक्वेंसली क्या कर पाएंगे, प्रेजेंट कर पाएंगे, ये भी इसका फायदा है। इसके अलावा इससे बच्चों का डायग्नोसिस भी हो पाएगा और फीडबैक भी मिल पाएगा, है ना। डायग्नोसिस क्या होता है? निदान भी हो पाएगा, और डायग्नोसिस मतलब निदान होता है, और फीडबैक मतलब होता है कि बच्चे ने क्या क्या उसमें चेंजेस आए हैं, उसके बारे में बच्चे को हम बता भी पाएंगे। तो यू कैन से कि इसके माध्यम से बच्चों में आप इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हो। क्या लेके आ सकते हो? इंप्रूवमेंट। क्या लेके आओगे? इंप्रूवमेंट क्या होता है? सुधार, कि बच्चों की जो प्रगति है उसमें क्या लेके आ पाओगे आप? सुधार लेके आ पाओगे। चलिए, इसके लिए ना बच्चे हम ना एक इवैल्यूएशन टूल का यूज भी करते हैं इसके अंदर। आप लोगों ने पोर्टफोलियो का नाम सुना ही होगा। पोर्टफोलियो एक तरीका है जिसके माध्यम से बच्चे का जो सिक्वेंशियल डेवलपमेंटल जो बच्चा जो अचीव कर रहा है, बच्चे में जो प्रोग्रेस हो रहे हैं, उसको हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड रखते हैं। तो इस जब हम बच्चों का इस प्लानिंग बनाने के साथ साथ उसको हम क्या असेस करेंगे ना, तो बच्चे का जो रिकॉर्ड है कि बच्चे कर्म से कितना अच्छा सीख रहे हैं, उसके बारे में डिटेल हमारे पास आएगी। तो एक रिकॉर्ड हमारे पास आएगा कि बच्चे कितना सीख रहे हो, कहां पे कमी आ रही है। प्रोग्रेसिव रिपोर्ट को हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम ये देख पाए कि बच्चे कहां पर प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसको हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इससे रचनात्मक हो सकता, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग डेवलप होगी। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग डेवलप होगी इससे बच्चों में। तो ये कुछ इसके क्या बताया मैंने आप लोगों को बच्चों? फायदे। फायदे मतलब इसके क्या थे? मेरिट्स से। अब हम बात करें उस डिमेरिट्स क्या क्या है इसके। देखो, एक डिमेरिट ना बच्चों हर एक प्रकार के कॉन्सेप्ट में होता है कि इस स्ट्रेटजी का प्रयोग, इस प्रोसीजर का प्रयोग हम हर सब्जेक्ट्स में यूज नहीं करते। इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेबल विद ऑल सब्जेक्ट्स। सभी विषयों में इसका यूज किया जाना पॉसिबल नहीं है। आप कुछ सब्जेक्ट्स में इसका यूज शायद ना कर पाओ, हो सकता है। कुछ में तो इजीली कर सकते हो, बस कुछ में हो सकता है कि आप ना कर पाओ। जैसे मैथ्स में बड़ा मुश्किल होता है बनाना, है ना। कुछ ऐसे टिपिकल सब्जेक्ट उसमें बड़ा मुश्किल होता है बनाना। सोशल साइंस में बना सकते हो, साइंस में बना सकते हो, बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पर स्ट्रक्चर बनाना या ऑब्जेक्टिव सेट करना हमारे लिए थोड़ा बहुत क्या हो सकता है? मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वहां पर हमें चेंज होना पड़ता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कई बार ऐसा होता है तो प्लानिंग काम हमारी नहीं आ पाती है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इसमें टाइम बहुत लगता है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है बच्चों, बहुत ये टाइम कंज्यूम करता है बहुत ज्यादा ये। तो खाली अब ये स्ट्रेटजी प्रोसेस बनाते रहेंगे तो पढ़ाएंगे कब बच्चों को, सिखाएंगे कब? तो ये है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि इसके लिए ना ट्रेन टीचर की आवश्यकता पड़ती है, आम टीचर ऐसा बना नहीं पाते हैं। ग्लेजर का ऐसा कहना है, मतलब ग्लेजर का तो नहीं कहना है, मतलब लोग ने कहा था कि भाई ऐसे अगर प्लानिंग से पढ़ाना के लिए एक क्योंकि उसको प्लानिंग करने के लिए एक एक्सपर्ट टीचर चाहिए, एक ट्रेन टीचर चाहिए, जो कि बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है ना। तो भी ये दिक्कत है इसके लिए। और बस इतना ही लिखो इसके अंदर, और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला है ये, यहां पर देखो बच्चों, इंक्वायरी आपको खुद पढ़ लेनी है। इंक्वायरी में कोई ज्यादा वो नहीं है, बस इंक्वायरी मतलब होता है कि हम पूछताछ करते हैं बच्चों से, और बच्चों की जो मेंटल लेवल कितना अच्छा उसको हम जज करते हैं इसके माध्यम से। किससे? इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग से। तो आप लोग इसको पढ़ के लेना, और पढ़ लेना, अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना, आ रहा है तो फिर तो वेल एंड गुड है। अब आते हैं कुछ स्ट्रेटजीज पे, है ना। स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग। स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग पेज नंबर 63, और हिंदी वाली बुक में पेज नंबर 105।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी? स्ट्रेटजी क्या होती है? कोई भी टेक्निक, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी टेक्निक, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी प्रेजेंटेशन, कोई भी मेथड्स विच वी यूज इन ए क्लासरूम इज कॉल्ड काइंड ऑफ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी मतलब एक तरीका भी कह सकते हो, वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट्स यू कैन से। तो आपने क्या वे यूज किया है, क्या तरीका यूज किया है, कौन सी टेक्निक यूज करी है, या कौन से मैथोलॉजी से बच्चों को सिखाया है आपने, उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटजी बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि मैं स्ट्रेटजी बना के आया हूं कि आज मैं बच्चों को एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। तो एग्जांपल के थ्रू जो समझा रहा हूं आप लोगों को, ये क्या है मेरे लिए? एक तरह की स्ट्रेटजी है मेरी, है ना। और बच्चों से एग्जांपल पूछूंगा, एग्जांपल बताऊंगा, ये एग्जांपल दूंगा, ये एग्जांपल दूंगा। तो एग्जांपल से बच्चों को, तो एग्जांपल एक तरीका यूज किया मैंने आपको सिखाने का, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? अब छोटे बच्चे जो होते हैं, आपने देखा होगा, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको एक तरीके से पढ़ाया जाता है। केंद्रीय विद्यालय के जब एग्जाम्स हुए थे ना अभी कुछ दिन पहले, तो वहां पर ये टॉपिक पूछा भी गया था। उसको बोलते हैं टीपीआर। अगर छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं टीपीआर। टीपीआर सुना आप लोगों ने? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। इसमें तो क्या होता है कि आप बोलते भी और अपने हाथ पैरों का यूज भी करते हो, है ना। कि जैसे वो पानी में तैर रहा था, है ना, पक्षी ऐसे उड़ रहे थे, तो बच्चों को क्या करते हैं? बोलते भी हैं और बच्चे का फिजिकल रिस्पॉन्ड भी करते हैं, ताकि बच्चा, और ये इसको बोलते हैं फिजिकल स्टिमुली। क्या बोलते हैं? व्हाट इज स्टिमुली? स्टिमुली मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारे सामने है। तो इससे बच्चे क्या हो पाते हैं? उस लैंग्वेज को ना आपके फिजिकल जेस्टर, जो आपका जो हाव भाव है, उससे बच्चा लिंक कर पाता है, परसीव कर पाता है। कि जैसे आप एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे मान लो कि डॉक्टर वाला एक्ट कर रहा है, तो डॉक्टर जैसा एक वेशभूषा बना लेगा वो, है ना, डॉक्टर बन जाएगा। और अगर मान लो कोई जानवर बना तो जानवर जैसे आवाजें निकालेगा। तो हमने देखा होगा, इसको बोलते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, टीपीआर कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? इसी स्ट्रेटजी को हम कहते हैं रोल प्ले। क्या बोलते हैं? रोल प्ले। बट रोल प्ले टीचर नहीं करता। रोल प्ले क्या करते हैं? तो बच्चे जो एक्ट प्ले करते हैं, किसी जेस्टर यानी कि अपने हाव भाव से, डायलॉग से कोई चीज प्रेजेंट करते हैं, उसको कहा जाता है रोल प्ले। रोल प्ले मतलब होता है भूमिका निर्वाह। इसमें बच्चों का भी हम डॉक्टर बना देते हैं। तो एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, जो कि किसी चीज पर एक्ट करते हैं। इसमें बेसिकली ना कोई टॉपिक पढ़ाने के लिए, कोई इशू पढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे मान लो कि बच्चों को ना एनवायरमेंट के प्रति हमें थोड़ा सा क्या करना है? अवेयर करना है। अब एनवायरमेंट क्या, हमारा जो वातावरण है इसमें जैसे पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, हमें पानी हमारे लिए बहुत अच्छा है, इसको हमें पानी को मतलब सेव करना है, सेव रखना है, हमें क्या पॉल्यूशन नहीं फैलाना है। इसके प्रति बच्चों को हम कुछ जागरूक करना चाहते हैं, मतलब अवेयर। तो उसके लिए हमने एक रोल प्ले किया कि एक हमने पेड़ बना दिया। वो एक आदमी आ रहा है, वो पेड़ को क्या कर रहा है? काट रहा है। दूसरा उसको रोक रहा है कि पेड़ मत काटो। एक को हमने पानी बना दिया, उसमें वो क्या कर रहा है? कुछ कहते लिक्विड मिला रहा है, कुछ ऐसे नशीली पदार्थ मिला रहा है ना। तो इस एक्ट से हम किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। ये तो तरीका यूज किया हमने, ये एक स्ट्रेटजी है। क्या है? एक तरह की। तो रोल प्ले भी क्या होता है? एक तरह की स्ट्रेटजी होती है। छोटे बच्चों पर इसका यूज हम बहुत अच्छे से करते हैं। बेसिकली हम इससे बच्चों में लैंग्वेज भी डेवलप करते हैं, बच्चों के अंदर कुछ टॉपिक के बीच अवेयरनेस भी डेवलप करते हैं। तो बच्चे सेंसिटिव बनते किसी चीज को लेकर, है ना, बच्चे अवेयर भी होते हैं, बच्चे क्या नाम है कॉन्सेप्ट वैल्यू समझते हैं, उस चीज की वैल्यू डेवलपमेंट उसकी होती है। तो सारे फायदे होते हैं। तो जो मैंने रोल प्ले बताया आपको, रोल प्ले को कहा जाता है सिमुलेशन। पढ़ा ना आप लोग पहला टर्म? सिमुलेशन रोल प्ले ही है, या रोल प्ले सिमुलेशन है, और सिमुलेशन ही क्या है? रोल प्ले। इसमें क्या किया जाता है बच्चों? हम ना किसी चीज का नकल उतारते हैं, एक तरह की इमिटेशन करते हैं, हूबहू कॉपी करते हैं उस चीज की। जैसे डॉक्टर की कॉपी कर रहे हैं, वकील की कॉपी कर रहे हैं, चोर की कॉपी कर रहे हैं, मतलब किसी चीज का हूबहू प्रेजेंटेशन होता है बच्चों। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम सिमुलेशन। हाँ, मॉडल की तरह ही होता है। जैसे आप मान लो कि आप यू कैन से कि आप मेरे नकल उतार के पढ़ाना कोशिश कर रहे हो, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूल में क्या होता है, जब टीचर्स डे आता है ना बच्चों, तो हम टीचर्स की नकल उतारते हैं। जैसे आप पढ़ा रहे हो तो एक टीचर बन के हम पढ़ाएंगे आपको। टीचर क्या करते हैं, वो जो टीचर ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं उनकी नकल उतारने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना। तो है ना, होता है ना ऐसा।
तो ये एक तरह का क्या है, एक तरह का सिमुलेशन, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों हम, सिमुलेशन। सिमुलेशन मतलब एक तरह की नकल है बच्चों, एक कृत्रिम प्रकार का एनवायरमेंट। और रियल टीचिंग नहीं होती, आर्टिफिशियल टीचिंग होती है, जहां पे टीचर जो एक बच्चा जो है वो टीचर बनकर क्या करता है, पढ़ाता है बच्चों। तो टीचर बन के पढ़ा रहा है, डॉक्टर बन के बच्चों का इलाज, लोगों का इलाज कर रहा है। तो इस प्रकार के टीचिंग प्रोसेस को या स्ट्रेटजी को क्या बोलते हैं बच्चों, हम सिमुलेशन कहते हैं। ठीक है, हाँ मूवी में यूज होता है बच्चों बहुत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपका, है ना। देखो लिखा हुआ है आपका, बीओ स्मिथ ने क्या कहा इसके बारे में, देखो सिमुलेशन के बारे में, ये तो टीचिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताएगा ना। ये ना सिमुलेशन, ये सिमुलेशन इज अ, लिखा हुआ ना, द सिमुलेशन प्रोसेस is as old as human being on earth. Not only human being but also animals use the technique of simulation to train their young ones, teach them to adjust their physical environment. ठीक है, the use of simulation is teaching is comparatively very recent, यानी कि बड़ी recent प्रो है बच्चों। सिमुलेशन इज emerging as a strong as effective technique of teaching, बहुत इफेक्टिव टेक्निक होती है बच्चों। ये मैकेनिज्म टाइप का यूज हो जाता है और इसका यूज करते हैं, देखो ना, देखो ये वाला लाइन पढ़िए आप लोग। सिमुलेशन कैन बी डिफाइंड एज मैकेनिज्म ऑफ फीडबैक डिवाइस टू इंड्यूस certain desired behavior among pupil teacher by role play of a the teacher in their own group. आप लोगों ने देखा ना बच्चों, कभी वो होता है ना बच्चों, माइक्रो टीचिंग या मैक्रो टीचिंग होती है, तो उसमें क्या होता है, हम लेसन प्लान बना के जाते हैं, तो हम वो जो प्यूपिल टीचर है, मतलब जो स्टूडेंट है वही टीचर बन जाता है। फिर एक आर्टिफिशियल क्लास होती है, वो पूरी कंप्लीट अच्छी, वो क्लास रियल क्लास नहीं होती, एक आर्टिफिशियल क्लास होती है। तो वहां पर क्या होता है कि 2-4 बच्चे बैठे होंगे, बच्चे क्या होंगे, मतलब स्टूडेंट होंगे, और स्टूडेंट नहीं होते, वो उन्हीं के मित्र होते हैं, पीयर ग्रुप के ही होते हैं। उनमें से एक पढ़ाएगा क्लास में, बाकी बच्चे सुनेंगे, फिर पढ़ाने के बाद उसे फीडबैक लेगा, हाँ भाई कैसे पढ़ाया बताओ मुझे। तो उसने जो टीचिंग का बिहेवियर डेवलप किया है, वो टीचर नहीं है, वो ट्रेनिंग ले रहा है टीचिंग की। तो टीचिंग ट्रेनिंग कराने के लिए ना बच्चों हम सिमुलेशन का यूज करते हैं। तो एक तरह का क्या तरह का रोल प्ले होता है बच्चों, बट सिमुलेशन का यूज टीचर ज्यादा करते हैं, मतलब जो बनने वाले टीचर है ना, जैसे आप लोग हो, जैसे आप लोग प्यूपिल टीचर कहलाओगे, क्या कहलाओगे, प्यूपिल टीचर। मतलब प्यूपिल मतलब शिष्य, और टीचर मतलब होता है अध्यापक। जो प्यूपिल है जो कि क्या बनने वाला है, टीचर बनने वाला, तो ट्रांसफॉर्म कर रहा है वो, बनने मतलब कि ट्रांसफर करने वाला है अपने आप को। तो वो एक तरह का आर्टिफिशियल एनवायरमेंट क्रिएट करता है, जहां पे बच्चे क्या करता है, अपने आप को एज ए टीचर क्या करता है, प्रेजेंट करता है। वो टीचर है नहीं अभी, मैंने क्या कहा, ये रियल है, फेक एनवायरमेंट होता है बच्चों, आर्टिफिशियल एनवायरमेंट होता है, जहां पर एक क्लास होती है। आपने देखा बहुत सारे सेट्स बनाए जाते हैं, राजा महाराजों के सेट बनाए जाते हैं, राजा महाराजा एक्टिंग करते हैं, वो होते थोड़ा ना इसमें ऐसे। तो जितने भी उस मूवीज वगैरह के अंदर से एक्ट किए जाते हैं ना, वो सारे क्या है, सिमुलेशन के एग्जाम्पल हैं। राजा महाराज थोड़ा ना, आप जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि रामायण में राम का रोल प्ले किया गया, वैसे हाँ सब उसको राम ही मान गए हैं कि वो राम ही है वो, बट राम थोड़ा ना, वो तो एक्ट किया उन्होंने उसमें। तो आप राम जैसे एक्टिंग करके राम थोड़ा ना बन गए हो, आप राम जैसे आपने राम का रोल प्ले किया है, रोल को क्या किया है, प्ले किया है। एक आर्टिफिशियल सेटअप बिठाया गया था उसके अंदर, सब कुछ थोड़ा ना रियल था उसके अंदर। तो एक उसी से लिंक करो आप, जो मूवीज वगैरह में दिखाई जाती है ना चीजें, वो सारी सिमुलेटिव बेसिस ही होती है, वो रियल कुछ भी नहीं होता है ना। हालांकि मुझे लगता रियल है, बट रियल होता नहीं है असल में। ठीक है, हाँ रियल लाइफ कैच करते हो। तो मतलब इसमें क्या होता है, सिमुलेशन की जाती है, एक्टिंग की जाती है, एक्ट के द्वारा हम किसी चीज को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। तो देखो रोल प्ले से फायदा क्या होता है पता है आपको, कि बच्चे इससे सीखते बड़े जल्दी हैं, इंगेज होते हैं, क्योंकि कोई एक्टिविटीज में इंगेज हो रहे हैं, है ना, इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तो उनकी सीखने की जो गति होती है, जो स्पीड होती है बच्चों रोल प्ले वाली टेक्निक से, वो बहुत तेजी से होती है एज कम्पेयर टू द एनी अदर टूल्स। तो या तो हम प्लेवे का यूज करें क्लासरूम के अंदर, या हम किसका यूज करते हैं, रोल प्ले का करते हैं, और खासकर करते हैं छोटे बच्चे पर। और ये बच्चों में सोशल स्किल्स ही देखो, बच्चा सोशलाइज करेगा, क्योंकि एक से अधिक बच्चे आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो सोशलाइज होंगे। बस सोशलाइज ही नहीं होंगे, बच्चों में कॉग्निटिव मेंटल जो प्रोफिशिएंसी होती है, एबिलिटी होती है, वो भी साथ में डेवलप होती है। इससे बच्चे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, सोशलाइजेशन भी अच्छा डेवलप हो रहा है, बच्चों को रियल एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, और बच्चे आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलकर सीख भी रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी है बच्चों, खासकर छोटी क्लासेस में, देखो बड़ी क्लासेस में तो भी इसका यूज कर सकते हो, बट छोटी क्लासेस में जैसे 3rd, 4th, 5th क्लास में आप अगर इसका
इसका यूज करते हो तो ये बहुत फायदेमंद होती है बच्चों, ठीक है। और खासकर अगर बड़े लेवल पे यूज कर रहे हो तो इसका पीपल टीचर की जो नहीं होता बच्चों, जब इंस्टीट्यूट में हम जाते हैं पढ़ने के, जैसे आप लोग, तो एक ये टीचर की रोल की तरह प्ले करते हैं, तो ये भी तरह का क्या है बच्चों, सिमुलेशन ही होता है। नहीं, हिस्ट्री को पढ़ाने में रोल प्ले काफी लाभकारी नहीं होता है बच्चों। टीचिंग ऑफ हिस्ट्री अगर पढ़ा रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिसोर्स, अगर आप पास अवेलेबल है तो, या तो उसकी स्टोरी टेलिंग, क्योंकि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्टोरी। बट रोल प्ले कैसे, बच्चा इतना इमेजिनरी थोड़ा ना है जो आपको उस चीज को इमेजिन कर ले। बच्चा स्टीरियोटाइप होता है, उसको पता है बस मुकुट वाला वो है, मुकुट लगा लिया यानी कि वो बन गया, राजा बन गया। अब मुकुट वाला क्या पता शैतान ही हो, उसको क्या पता मुकुट वाला, पता समझ रहे हो। तो बच्चा चीजों को लेकर बहुत प्रिजुडियस रहता है, मतलब कि उसके पास स्टीरियोटाइप होता है। तो उसको अगर आप इससे पढ़ाओगे ना तो उसके अंदर वो चीज डेवलप नहीं हो पाएगी जो होनी चाहिए। हाँ, अगर बच्चे को पढ़ा रहे हो आप, जैसे इलेक्शन पे पढ़ा रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो रोल प्ले अच्छी तरह से करवा देते हो। एक कम्युनिकेशन है ना, मतलब आपस में बच्चे इंटरेक्ट करेंगे जिसमें जो बच्चा की रियल लाइफ से कनेक्ट हो चीजें। अब हिस्ट्री बच्चे ने कभी देखी नहीं है तो कनेक्ट कैसे करेंगे रियल लाइफ से। तो आजकल के एजुकेशन में यह कहा गया है कि जो भी आप बच्चे को सिखा रहे हो ना, उसका कनेक्शन उसके रियल लाइफ से होना चाहिए। जब तो वो रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करेगा तो वो सीखेगा ही नहीं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि होना चाहिए। हाँ ठीक है, चलिए। तो क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों रोल प्ले? आप लोग देख सकते हैं, आप लोग अगर हिंदी वाली बुक में भी लिखा हुआ है, द सिमुलेटेड टीचिंग इज अ टेक्निक टू इंड्यूस सर्टेन टीचिंग बिहेवियर इन आर्टिफिशियल सिचुएशन। रियल सिचुएशन नहीं होती, कैसी होती है? आर्टिफिशियल। जैसे मैं आपको सीधा सा एग्जांपल देता हूं आपको। मैं यहां पर बैठ गया, मैंने कहा भैया आप जाके पढ़ाओ, आपको टॉपिक टीच करनी है, तो यू आर नॉट गोइंग टू बी रियल टीचर, यू आर नॉट रियल टीचर, यू आर बिहेविंग लाइक ए टीचर। तो टीचर बिहेवियर डेवलप करने के लिए हम क्या करवाते हैं? सिमुलेशन करवाते हैं, याद रखना। तो सिमुलेशन इसे रोल प्ले टाइप का होता है। आप रोल का मतलब टीचर का रोल प्ले कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप टीचर का रोल प्ले कर रहे हो आप, ठीक है। चलिए, बहुत सारी और भी बच्चों इसके एग्जांपल, आप लोग बहुत सारी बायोपिक्स आती है ना, जैसे अभी मूवी आई थी MS धोनी पर, किसने किया था रोल? सुशांत सिंह राजपूत ने, है ना। अब उसने उसकी जैसे बिल्कुल वो एक्टिंग करी धोनी की जगह। हमें लगा अभी सब कुछ संजू मूवी देख लो आप लोग, कितनी रियल स्टोरी, कितना रियल लगता है नहीं, उसकी एक्टिंग लगता है रियल, क्योंकि उसके साथ उन्होंने उसका चलने का स्टाइल, उसके बोलने का स्टाइल थोड़ा बहुत मैच करता है। तो बट वो है तो नहीं, वो उसके ऊपर उसको लेकर एक स्टोरी तैयार की गई और उसको एक स्टेज पर रोल प्ले किया गया। तो वो एक आर्टिफिशियल सिचुएशन में किया गया ना, रियल सिचुएशन तो उसके साथ थी नहीं ना ऐसी। तो वो क्या है? सिमुलेशन का एग्जांपल है, ठीक है। तो अब इसको ऐसे भी लिंक कर सकते हो, है ना। तो सिमुलेशन क्या है? ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है बच्चों, आप लिख सकते हैं। सिमुलेशन टीचिंग इज अ टेक्निक्स टू इंड्यूस सर्टेन बिहेवियर, टीचिंग बिहेवियर इन आर्टिफिशियल एनवायरमेंट, नॉट अ रियल एनवायरमेंट। याद रखना, रियल एनवायरमेंट पढ़ा रहे हो वो टीचिंग ही है। टीचिंग ट्रेनिंग देने के लिए हम रोल प्ले का यूज करते हैं, याद रखना। क्या देने के लिए? टीचिंग की ट्रेनिंग देने के लिए हम रोल प्ले करते हैं, और ये टीचिंग से पहले वाला टाइम में होता है, टीचिंग के अंदर नहीं होता है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देखो और भी लिखा हुआ है यहां पर, अन्य शब्दों में अनुरूपित शिक्षण एक भूमिका अभिनय है, रोल प्ले है, जिसमें ऐच्छिक शिक्षक व्यवहार बनावटी परिस्थितियों में भूमिका अभिनय द्वारा सीखे जाते हैं। इसलिए अनुरूपण शिक्षण को बनावटी शिक्षण भी कहा जाता है। इट इज नोन एज आर्टिफिशियल ट्रेनिंग ऑफ टीचिंग। इट इज नोन एज आर्टिफिशियल ट्रेनिंग ऑफ टीचिंग, ठीक है। इट इज नॉट अ रियल इन ए रियल सिचुएशन। रियल सिचुएशन नहीं होती, आर्टिफिशियल होती है, जहां पर टीचर की तरह हम क्या करते हैं? बिहेव सीखते। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों? कोई डाउट यहां तक? इसको आप इमिटेटिव टीचिंग भी कह सकते हो, यू कैन से इमिटेटिव टीचिंग भी कह सकते हो, अनुकरणीय शिक्षण। क्या बोल सकते हैं इसको आप? अनुकरणीय शिक्षण भी इसको आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये है बच्चों। अब इसके बेसिक एलिमेंट्स हैं बच्चों इसके अंदर। अब ये छोड़ दो, बाकी लिखो सीधा, अब इस पे आ जाओ बच्चों। क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं इसकी? What are the characteristics of simulating teaching, है ना। ये एक सरल विधि, इट इज अ सिंपल इन नेचर। ठीक है, क्या है बच्चों? ये पहला पॉइंट क्या है?
इट इज एन इजी मैथड ऑफ टीचिंग, बहुत इजी मैथड भी कह सकते हो, स्ट्रेटजी भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो बच्चों, बड़ा इजी है। और सेकंड पॉइंट, इट इज यूज टू डेवलप टीचिंग स्किल इन प्यूपिल टीचर, इट इज यूज टू डेवलप टीचिंग स्किल इन प्यूपिल टीचर। छात्र अध्यापक के अंदर शिक्षण कौशलों का विकास करने के लिए इस प्रकार के व्यू रचनाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बात। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा देखिए, in this kind of teaching, टीचर एंड स्टूडेंट बोथ पार्टिसिपेट्स। बोथ पार्टिसिपेट मतलब क्या हुआ, दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। अब बोलो सर बोथ कैसे कर रहे हैं, यहां पे तो आप बात कर रहे हो टीचर होते ही नहीं है, दोनों कैसे आ गए फिर? मैंने आपको क्या कहा था अभी कि इसमें क्या होता है, इसमें आर्टिफिशियल टीचर होते तो प्यूपिल टीचर ही परफॉर्म करेंगे, तो टीचर तो होते नहीं है, तो फिर टीचर और स्टूडेंट कैसे इन्वॉल्व हो गए एक दोनों? बच्चों जब ये सिमुलेटिंग टीचिंग होती है ना, तो इसका निरीक्षण करने के लिए टीचर बैठा रहता है। हाँ, इंस्ट्रक्शन तो वही देगा ना कि आपने कैसा पढ़ाया, कौन से स्किल डेवलप किया आपने, तो टीचर भी इन्वॉल्व होता है इनके साथ। हालांकि वो पढ़ाता नहीं है, वो केवल आपको ऑब्जर्व करता है कि कैसे कैसे आपने पढ़ाया, कहां दिक्कत थी, कहां प्रॉब्लम आई है, कहां पर ठीक करना है, ये सारी बातें करने के लिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज इनफॉर्मल इन नेचर। कैसा होता है ये नेचर में? फॉर्मल तो हो ही नहीं सकता ना बच्चों, फॉर्मल होता तो फिर तो स्कूल में होता। इनफॉर्मल तरीके से करते हैं हम लोग, मतलब ज्यादा कोई रिकॉर्ड वगैरह तैयार करते हैं, बस जर्नली करवा दिया ताकि बच्चों में टीचिंग स्किल क्या करे, हाँ। तो हालांकि तैयारी तो वैसे ही की जाती है, लेकिन इनफॉर्मल तरीके से होता है, ज्यादा कोई मतलब वो नहीं है स्ट्रिक्ट तरीका, हाँ सिंपल तरीके यूज कर सकता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट प्रोवाइड फीडबैक टू प्यूपिल टीचर। इसमें क्या होता है, टीचर को क्या मिलता है? फीडबैक मिलता है, प्रतिपुष्टि बोलते हैं हिंदी में इसको। प्रतिपुष्टि मतलब हम पूछते हैं भाई कैसा पढ़ाया हमने, तो आपको बताएंगे हाँ भाई ऐसा पढ़ाया, यहां दिक्कत थी, वो दिक्कत थी। तो एक तरह से बच्चे को, टीचर को एक रिव्यू भी मिलता है कि उसने कैसा टीच किया क्लासरूम के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें इसलिए हो गए, इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग डिजायरेबल बिहेवियर डेवलप इन प्यूपिल टीचर। डिजायरेबल बिहेवियर, ऐच्छिक व्यवहार का विकास किया जाता है किसके अंदर? प्यूपिल टीचर के अंदर, है ना। नेक्स्ट पॉइंट बस इतने लिख लेना इसके अंदर, कोई ज्यादा वो नहीं है। अच्छा, इसके ना बच्चों कुछ प्रोसेस भी दिए हुए हैं भाई, ये कैसे किया जाए, कैसे क्लास में ये किया जाता है, तो प्रोसेस दिए हैं इसके कुछ, तो लिखोगे प्रोसीजर ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग, मतलब कैसे किया जाता है क्लासरूम के अंदर, मतलब कैसे इस टीचिंग होती कैसे है, मतलब कोई प्रोसेस तो होगा ना इसका। तो पहले हम करेंगे प्रोसेस ऑफ सिमुलेटिंग टीचिंग, क्या प्रोसेस होता है बच्चों इसमें, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे ये टीचिंग में किस प्रकार से सहायक, कैसे क्या क्या चीजें डेवलप होती है, क्या क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे एक एज ए टीचर, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोसेस। तो प्रोसेस में पहला स्टेप लिखोगे, प्रोसेस बोला देखो बच्चों, जो बच्चे शायद आप लोगों में हो ये प्रोसेस है, हाँ लिखा तो बिल्कुल ठीक है। आपको बता दूं, मैंने एक व्यक्ति का नाम लिया था, फ्लेंडर ने ही ये बता रखे हैं क्या, प्रोसेस ऑफ सिमुलेटिंग टीचिंग। 6 टाइप बताए उन्होंने, फ्लेंडर ने कितने बताए हैं? 6 टाइप्स बताए हैं। ये स्ट्रेटजी है ना सिमुलेटिंग, से स्टेप्स बता लो दिए फ्लेंडर ने। फ्लेंडर, ठीक है, फ्लेंडर लिखोगे, स्पेलिंग क्या है इसकी? FLANDER, हाँ वही तो बोला DER, फ्लेंडर, FLANDER। पहला है टू असाइन द रोल,
मतलब कि भाई असाइन करते हैं भाई, हाँ भाई तुझे टीचिंग करनी है, पहले फर्स्ट स्टेप तुम्हारा है, तो रोल देते हैं पहले, हाँ भाई तुम्हारा रोल है, तुम जाने वाले हो टीचिंग करने के लिए। और अच्छा, हाउ मेनी स्टूडेंट इन इन सिमुलेटिंग मेथड, कितने स्टूडेंट्स टीचर रखे जाते हैं टोटल मिला के? हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन अ क्लास? सिमुलेटिंग टीचिंग जो होती है ना बच्चों, उसमें केवल 5 से 10 स्टूडेंट ही होते हैं। स्टूडेंट क्या होंगे? वही उसके मित्र होते हैं ना, दोस्त, जो टीचर होता है। एक तो टीचर बन गया जिसको रोल असाइन किया है कि भाई तू टीचर है, बाकी तेरे क्या है, सारे स्टूडेंट है। स्टूडेंट भी कोई रियल स्टूडेंट तो ना होते हैं, कौन से होते हैं बच्चों? हाँ, आर्टिफिशियल स्टूडेंट्स। आर्टिफिशियल क्या, उन्हीं के दोस्त मित्र जो भी बैठे, क्लासमेट जो होते हैं वही होते हैं इसके अंदर। चलिए आगे लिखिए। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ स्किल और टॉपिक। टॉपिक देते भाई, और ये जैसे आपको भाई ये रोल प्ले करना है, तुम्हें ना ऑब्जर्वर बनना है, तुम्हें टीचर बनना है, या तुम्हें क्या नाम है आपका सेलेक्टर बनना है, कुछ भी बनना दे सकते हैं आपको लीडर बनना है, कुछ भी, मतलब कि आपको रोल असाइन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। थर्ड स्टेप पे क्या है? हाँ, प्रिपरेशन ऑफ वर्क शेड्यूल, कि कैसे कैसे होगा, क्या पूछोगे क्या नहीं पूछोगे। तो तीसरा पॉइंट में क्या आता है? कार्यक्रम का क्रम एवं निर्धारण, कि पहले क्या सिखाओगे, पहले क्या बोलोगे, उसके बाद क्या बोलोगे, उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा आपको। हाँ, 108 पर दिया हुआ है। उसके बाद है फोर्थ है क्या? ऑब्जर्वेशन करोगे और इवेल्युएटिंग टेक्निक्स, की कैसे इवेल्युएट करना है। तो ऑब्जर्व करोगे कि वो कैसे काम कर रहा है बच्चा, टीचर कैसे पढ़ा रहा है, और उसको साथ में क्या करोगे आप, फिर इवेल्युएट भी करोगे। उसके बाद फिफ्थ सेशन पे क्या है? ऑर्गेनाइजिंग ऑफ प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन रखोगे और बच्चों को फीडबैक दोगे। प्रैक्टिस सेशन मतलब होता है फीडबैक देना। प्रैक्टिस कराएगा बच्चों से, आप बच्चों से फीडबैक लेंगे कि जो बच्चे बैठे हुए हैं ना, यहाँ पर बताओ मैंने कैसा क्लासरूम के अंदर आज पढ़ा है। और लास्ट में क्या है? कितनी टॉपिक पर आपने क्या करी, कमांड करी। तो शिक्षण कौशल में निपुणता का प्रदान करना, या प्रोवाइडिंग मास्टरी ओवर, इससे क्या होगा कि बच्चों में कितनी टॉपिक पर कितनी मास्टरी है, उसके बारे में उसको क्या करना, बताना। तो फर्स्ट स्टेप पे क्या किया हमने? रोल असाइन किया। फिर हमने क्या किया? टॉपिक या स्किल को सेलेक्ट किया। फिर थर्ड स्टेप में हमने क्या किया? शेड्यूल बनाया कि कैसे कैसे करना है, कैसे बोलोगे, कैसे आओगे, कैसे क्या चीज यूज करोगे, कौन से टॉपिक पढ़ाओगे, कैसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये बताया आपने। फिर क्या आपने क्या करोगे? ऑब्जर्वेशन दोगे और वो इवेल्युएट करते रहोगे साथ साथ में कि बच्चे में क्या क्या स्किल डेवलप हो रही है। फिफ्थ में क्या है? प्रैक्टिस सेशन, फीडबैक दोगे। और फिफ्थ में क्या है? सिक्स में क्या है? मास्टरी, सब्जेक्ट पे कितने पकड़ आई वो चीज सिखाओगे। अब लिखिए इसके फायदे क्या हैं, इसके वो क्या है, महत्व, इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों करवाना चाहिए ये। प्रिकॉशन छोड़ दो, वो लिखो आप, क्या लिखो? एडवांटेज क्या है इसके। व्हाट इज द एडवांटेज, यूटिलिटीज, इंपॉर्टेंस, कुछ भी लिख सकते हो। क्या एडवांटेज है, क्या यूटिलिटीज हैं, या क्या इंपॉर्टेंस है बच्चे के जीवन में, मतलब क्यों करवाए हम इसको, इससे क्या फायदा मिलेगा लोगों को, मतलब प्यूपिल टीचर को क्या फायदा मिलेगा। पहला पॉइंट देखो, डेवलपमेंट, ये है आपकी बुक में बच्चों, दिया हुआ है सब कुछ, क्या बात है, वाह। एडवांटेज बट अलग तरीके से दिया हुआ है आप लोगों में, लिखो पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ एक्टिवनेस इन टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट में क्या होगी बच्चों? क्रियाशीलता होगी, वो भी सक्रिय क्रियाशीलता, मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे दोनों। दूसरा पॉइंट, फीडबैक और इंसाइटनेस मिलेगा। फीडबैक क्या होता है बताओ? फीडबैक मतलब कि आप कितना अच्छा पढ़ा है उसका फीडबैक मिलता है ना आपको। और कहां मिलेगा फीडबैक बच्चों बताओ? रियल टीचिंग जो होती है उसमें कहां उतना फीडबैक देते हैं हम उसको, नहीं देते हैं क्या? नहीं देते हैं। फीडबैक तो यही मिलेगी। मान लो कि मैं एक अच्छा टीचर बनने वाला हूं और मैं बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूं, और उसको अगर मुझे जानना है तो मैं किसी के सामने पढ़ाऊंगा ना, पढ़ाने के बाद पता लगा भाई आपकी ये चीज अच्छी लगी मुझे, तो फीडबैक कब मिलेगा? जब हम टीचिंग करेंगे ना, तो सिमिलर टीचिंग करते से हमें क्या मिलता है? फीडबैक। और फीडबैक से हम अपने अंदर क्या ला सकते हैं? इंप्रूवमेंट ला सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ जो चेंज करना है, ये चीज बदलनी है ना, ये चीज होता है, तो ये फायदा मिलेगा। रिफ्लेक्टिव टीचिंग होती है वो डेवलप, हाँ, कि हम पुनः चिंतन कर सकते हैं। वेरी गुड, रिफ्लेक्टिव हम हो सकते हैं अपनी टीचिंग पर कि हम और अच्छा कितना कर सकते हैं। फीडबैक एज डेवलपमेंट ऑफ फीडबैक विच डेवलप फीडबैक एंड इंसाइटनेस। इंसाइटनेस जानते हो क्या होता है? क्या होता है इंसाइटनेस?
आपने क्या सीखा है, क्या ऑब्जर्व किया है, क्यों आप देखो। अब जब हम कोई चीज करते हैं ना, परफॉर्म करते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि हमने कहां पर अच्छा किया, कहां पर बेकार किया। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जब भी कब कोई स्टेज पर शो करता है, देखा आप लोगों ने, तो जब स्टेज पर कोई एक्ट करके वो निकलता है ना, उसको पता लगता है कि मैंने कहां पर गड़बड़ किया है, मैंने कहां पर ठीक किया है। तो वो खुद इंटरनली एनालाइज करता है उस चीज को, तो उसी को इंसाइटनेस कहते हैं कि आपने अंदर से उसको इस बारे में फील किया है, कैसे उसको हमने समझा है। तो आपको अंदर से एक तरह से कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि हाँ इसलिए मैंने अच्छा किया, ये मैंने थोड़ा सा वीक किया है, तो ये चीज इसमें फायदा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है अटेनमेंट ऑफ टीचिंग कॉम्पिटेंसी। ये तो पता ही है, टीचर की कुशलता आती है बच्चों। और देखो अपने को मैं बता दूं, जब मैं पहली बार बीएड में वो करने गया था, टीचिंग का, मैं जब वो प्रैक्टिस के लिए गया था, तो आई वॉज वेरी नर्वस। मुझे 5 बच्चों के सामने भी पढ़ाने बड़ी मुश्किल होती थी। फर्स्ट टाइम तो मैं लेसन प्लान बना के गया था, लेकिन मैं पढ़ा ही नहीं पाया था। टीचर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बच्चे पढ़ा सकते हो, फर्स्ट टाइम सबको ऐसे ही होता है, ये होता है। तो फिर उन्होंने कितना, देखो टीचर कितने कोऑपरेटिव थे, उन्होंने क्या किया, उनको जैसे मेरे साथ जो बैठे हुए थे ना, मेरे क्लास के दोस्त थे, तो दोस्तों के सामने पढ़ाने बड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था क्योंकि वो मजाक उड़ाते रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मेरे ग्रुप को चेंज कर दिया, नए बच्चों को लिया है, ताकि ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता उसके अंदर। तो मेरे ग्रुप में वही बच्चे थे, तो फिर उनके सामने फिर पढ़ाना, तो उनके सामने थोड़ा सा नया लगा, तो फिर पढ़ाना शुरू किया मैंने। तो टीचर ने बहुत अप्रिशिएट की, देखो तुमने इतना अच्छा पढ़ाया है, तो अब इसको कैरी ऑन रखो। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश और इकोनॉमिक्स था, तो फिर ऐसे हुआ, सेकंड टाइम भी ऐसे पढ़ाया मैंने। तो सेकंड एंड थर्ड टाइम में क्या हुआ, फिर मेरे दोस्त वगैरह को भी मतलब ग्रुप को क्या किया, कंबाइन कर दिया, तो फिर उसके साथ पढ़ाने की कोशिश की। तो धीरे धीरे हेजिटेशन क्या हो गई, खत्म हो गई। तो आपके जो डर है ना बच्चों की, अब नहीं पढ़ा पाऊंगा, नर्वसनेस जो फील होती है, इसको आप रिमूव कर सकते हो इसके माध्यम से, क्योंकि इसके काफी टीचिंग और जो प्रैक्टिस होता है इसके अंदर, तो आप रिमूव कर सकते हो। हेजिटेशन कैन आल्सो रिमूव फ्रॉम सिमुलेटिंग टीचिंग। तो ये भी आप पॉइंट लिख सकते हो इसके अंदर कि जो आपकी हेजिटेशन होती है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो सकती है, अगर आप बच्चों को क्या कराते हो, सिमुलेटिव टीचिंग करवाते हो। तो क्लियर है कि नहीं। उसके बाद देखो, अब जो प्रेजेंटेशन करोगे, टीचिंग करोगे, किस चीज का करोगे, टॉपिक का। और टॉपिक को तो नहीं कि ऐसे अनऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाओगे, आप उसको सीक्वेंस में पढ़ाओगे ना। तो इससे क्या फायदा मिलेगा, प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन सीक्वेंस। आप किसी टॉपिक को क्रमबद्ध रूप से क्या कर पाओगे, प्रस्तुत कर पाओगे, ये फायदा मिलेगा इससे बच्चों। और क्या फायदा मिलेगा, देखो ये तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों लिखोगे यूजफुल फॉर गिफ्टेड एंड मेंटल रिटार्डेड प्यूपिल टीचर्स, क्योंकि हर बच्चे को अपनी अपनी स्पीड से बच्चे सीखेंगे, तो गिफ्टेड के लिए भी अच्छा है, और जो बिलो एवरेज वाले बच्चे होते हैं उनके लिए भी अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि छात्र अध्यापकों के लिए उपयोगी, यूजफुल फॉर गिफ्टेड एंड मेंटल रिटार्डेड प्यूपिल टीचर्स। हालांकि इन्होंने रिटार्डेशन वर्ड गलत लिखा हुआ है किताब में, शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, मानसिक मंदता शब्द नहीं होता यूज। अब हालांकि पुरानी बुक है ना, इसलिए हो सकता है यूज। मेंटली चैलेंज कह सकते हो, इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर कह सकते हो, ये वर्ड ज्यादा यूज होता है आजकल, बट रिटार्डेशन वर्ड यूज नहीं करते, अब गलत चीज है। और मेंटल रिटार्डेशन के लिए तो पुरानी है ना बच्चे, तो अपडेटेड कैसे होगी। गूगल सर्च करो, किताब से अच्छा गूगल है। वो जो आपके पास आपके बुक में नहीं होगी किताब से, उससे गूगल में उससे कहीं ज्यादा होगी चीजें, तो वो बढ़िया लेगा अपने लिए। हाँ जी, चैट जीपीटी भी, हाँ वो भी सही फायदेमंद देता है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वहां तो कुछ बोलने की लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस बोल दो वो अपने आप सारा काम कर देगा। अच्छा बड़ा एडवांस हो गया चैट पीडी। आगे लिखिए, डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल इन प्यूपिल टीचर। सोशल स्किल्स डेवलप होंगे कि कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे बोलना है ना, तो सामाजिक कौशलों का क्या होगा, विकास होगा। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्फिडेंस इन प्यूपिल टीचर। हाँ यस, मैं भी कर सकता हूं, विश्वास पैदा होगा बच्चों। अभी मैं आपको बोल दूं ना, कोई यहां पे आके पढ़ाओ, अभी हवा वही टाइट हो जाएगी। कुछ लोग जो ऑलरेडी टीच करते हैं, आई नो अबाउट यू, आप पढ़ाती हो,
तो आप कर सकती हो ना, बाकी जो नहीं पढ़ सकते, जो कभी पढ़ाई नहीं है, तो आपने बोला कोई भी नहीं, तो मैंने उस पर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई अपोलोजाइज। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को पूछने में, मतलब क्वेश्चन की जो पूछने की जो एबिलिटी होती है उसको डेवलप करने में आपको हेल्प करेगा, है ना। हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस इन प्यूपिल टीचर्स, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अभिप्रेरणा की प्राप्ति, एक्विजिशन ऑफ मोटिवेशन। एक्विजिशन ऑफ मोटिवेशन मतलब कि आपको क्या मिलता है, मोटिवेशन क्या, कि मैं भी पढ़ा सकता हूं, तो आपको क्या मिलता है, प्रेरणा मिलती है इससे। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, ये देखो कितना अच्छा पॉइंट है, ये पॉइंट सबसे अच्छा है। नो इनजस्टिस टू द स्कूल स्टूडेंट्स, नो इनजस्टिस टू द स्कूल स्टूडेंट। स्कूल के बच्चों के साथ कोई अन्याय नहीं कर रहे हो आप, देखो फायदा है ना। आप ऐसे उठ के चले जाते हो पढ़ाने के लिए तो अन्याय है ना उसके सामने, अनट्रेन टीचर आगे पढ़ाने के लिए। ट्रेनिंग के साथ जाओगे तो अन्याय करोगे उनके साथ, उनको आप उनको पढ़ा पाओगे, समझ पाओगे, डील कर पाओगे उनके साथ। तो प्री प्रैक्टिस करने से क्या फायदा मिलेगा कि आपको टीचिंग करना आएगा। देखिए एक ट्रेन टीचर और एक अनट्रेन टीचर, मतलब कि एक ट्रेनिंग के साथ पढ़ाने गया है और वो एक बिना ट्रेनिंग के पढ़ाने गया है, तो कौन इफेक्टिवली पढ़ा सकता है बच्चों के साथ, डील कर सकता है, तो ट्रेनिंग के साथ गया हुआ है, तो ये ट्रेनिंग ही तो है। बिल्कुल हैंडल कर सकता है, डिसिप्लिन कर सकता है, स्ट्रेटजी यूज कर सकता है, प्लानिंग यूज कर सकता है। जो बिना वो है वो तो कुछ भी नहीं कर सकता, तो आप अन्याय नहीं कर रहे उसके साथ। हाँ वो अपना काम कर रहे होते हैं, वो स्वेटर बुन रहे होते हैं ऐसे करके। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मूंगफली खा ले होते हैं कुछ, वो आजकल नहीं, आजकल क्या करते हैं बच्चों को कंबाइंड बिठा देते हैं और एक आग जला लेते हैं, मूंगफली खा रहे हैं और आग सेक रहे हैं, फिर कहते हैं आजकल की स्कूल की व्यवस्था बड़ी खराब हो रखी है, लोग पढ़ाते ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ेंगे। थ्योरी और प्रैक्टिकल में रिलेशनशिप डेवलप करने में हेल्पफुल है, हेल्पफुल इन रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। देखिए थ्योरी तो हमने पढ़ी है, उसको प्रेजेंटेशन कैसे करना है, प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है, ये सिखाया जाता है उसके अंदर। जैसे आपने देखा होगा कि हमने बच्चों को कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उसको फिर हम लैब में टेस्टिंग करना सिखाते हैं कि लैब में कैसे किया जाता है, तो एक इंप्लीमेंटेशन कैसे करना चाहिए किसी भी कॉन्सेप्ट का, ये हमें सिखाता है इसके माध्यम से। नेक्स्ट है बच्चों वेरियस रोल टू प्ले। एक ही रोल नहीं बच्चों, बहुत सारे रोल प्ले करने पड़ते हैं। कभी अध्यापक बनना पड़ता है, कभी छात्र बनना पड़ता है, कभी ऑब्जर्वर बनना पड़ता है, तीन ही रोल प्ले करने पड़ते हैं इसके अंदर बच्चों, हैं काउंसलर का रोल भी, हाँ यू कैन से। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का निर्माण, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, मास्टरी ओवर टीचिंग स्किल। यस, टीचिंग स्किल में क्या हो जाती है बच्चों, मास्टरी हो जाती है। इससे फायदा देखो कितने ज्यादा है। एक पॉइंट और बच्चों रह गया, कितने पॉइंट हो गए, 14 हो गए। अच्छा डेवलप, मतलब ये लिखोगे कि टीचिंग विल बी मोर इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिव। क्या बनती है टीचिंग, इंटरेस्टिंग बनती है और इंटरेक्टिव बनती है, मतलब इंटरेक्ट करना टीचर सीखता है इससे। ये नहीं मिलेगा शायद इसमें आप लोगों को। एक पॉइंट और, लिंग्विस्टिक स्किल्स डेवलप होती है, भाषाई कौशलों का विकास होता है, इंटरेक्शन होती है, वर्ड्स बोलता है बच्चा, लिंग्विस्टिक स्किल्स डेवलप होती है टीचर्स में। अगला पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लासरूम प्रॉब्लम्स। कक्षा में समस्याओं को समझने में सहायक, कि क्या बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उसको आप समझ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, समस्या समाधान योग्यता, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये भी लिख सकते हो आप। ये पॉइंट कितने पॉइंट हो गए, चलिए क्वेश्चन कैसे बनेगा ये लिखिए फटाफट से। इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा ये लिख सकते हैं आप लोग। लिखोगे, व्हाट डू यू मीन बाय सिमुलेटेड टीचिंग, व्हाट डू यू मीन बाय
सिमुलेटेड टीचिंग, describe its characteristics, steps and process. Characteristics, steps and utility. Steps and utility. लिखिए हिंदी में बच्चों, अनुकरणीय या अनुरूपित शिक्षण से आप क्या समझते हैं? अनुकरणीय और अनुरूपित शिक्षण से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताएं, प्रक्रियाएं, सोपान एवं महत्वों की व्याख्या कीजिए। ये आप लोगों का बच्चों होमवर्क भी, ये क्वेश्चन आपको करके लाना है, दिखाना है कि आपने कैसे किया है। वैसे तो आप लोग करते नहीं यही सब। आई विल टेल यू वन थिंग, मैंने इतने सेशंस बीएड्स के पढ़ाए हैं, आई थिंक ये मेरा 8वां या 7वां सेशन होगा। 8 साल से मैं बीएड पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। बट ये बच्चे मुझे ऐसे दिखे हैं कि जो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं है, टू दी फ्रैंक। इंटरेक्टिव इन द सेंस कि जैसे एक बच्चे क्वेश्चन करते थे, दिखाते सर मेरे क्वेश्चन इतने हमने किए हैं, कहाँ पर जो आप लोग बहुत कम, मतलब बहुत कम बच्चों में ये एबिलिटी मैंने देखी है। तो इस 7-8 साल में पहली बार ऐसा देखा कि बहुत बच्चे इतना, मतलब बहुत कम इंटरेक्टिव बन पा रहे हैं। जितना मैं चाह रहा हूँ ना, उससे एक्सपेक्टेशन से कम। ये फैक्ट है बच्चों, ये जो मैंने आपको बताया। सो आप लोग अपने में सेल्फ असेस कीजिए और इसको चेंज कीजिए।